नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद। देखो, मेरा जो करंट अफेयर्स ये जो टॉपिक है कि एमसीक्यू बनाऊं न्यूज आर्टिकल्स पर, इसका एक उद्देश्य यह है कि जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, पढ़ाता हूं, वो ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को फिर दोबारा हमेशा के लिए मतलब याद हो जाए। तो इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए मैं जो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आज के दिन हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट, देखो, आर्टिकल्स का यहाँ पर पढ़ने का मेन मकसद ये होता है कि ये चाहे कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बता दिए जाते हैं एनालिसिस में। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आज जो है पहला जो आर्टिकल्स है वो है एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट, मतलब द एससी मस्ट डिलिनिएट सम क्रिटिकल डेफिनेशन। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर उनको उसको मतलब परिभाषित करने की जरूरत है, उनका उनको मतलब डिस्क्राइब करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर देखो, जो आईपीसी में सेक्शन 497 था, जब उसका निरसन हो गया, मतलब जब उसको डिक्लाइन कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया, तब क्या हुआ कि जो पुलिस फोर्स है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे अनबिकमिंग कंडक्ट हो गया, या जो मोरल कंडक्ट होता है डिसग्रेसफुल कंडक्ट हो गया। तो इसमें सब में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जिसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ उसके विचार मांगे हैं ताकि उस पर वर्णन किया जा सके। तो यहाँ पर देखो, जो पहला पार्ट है, जो पहला आर्टिकल है, उसके बारे में हम देखते हैं एमसीक्यू क्या बन सकता है, इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आईपीसी में अनुच्छेद 497, जो कि व्यभिचार एडल्ट्री से संबंधित था, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे निरस्त कर दिया। दूसरा ऑप्शन है इसका निरसन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में किया गया। और इसका थर्ड पॉइंट है कि प्रत्येक सिविल सेवक, चाहे वह अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा या केंद्रीय सेवा का सदस्य हो, एक नैतिक आचार संहिता, जिसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, उसके द्वारा शासित किया जाता है। और फोर्थ है, इसके निरसन के टाइम पर सीजेआई रंजन गोगोई जी थे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है। मतलब इसका ये थर्ड ऑप्शन इसका ये सही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उस टाइम पे जो सीजेआई थे वो दीपक मिश्रा जी थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका आर्टिकल है, ये द हिंदू का आर्टिकल है, द स्ट्रक्चरल फ्रेगिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि देखो, उसकी एक प्रॉब्लम, समस्या ये है यूनियन टेरिटरीज की, कि वहां पे जो शासन होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी का होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस आर्टिकल में देखने की जरूरत है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखो, इसमें जो नुकसान होता है वो जनता का होता है। अच्छा देखो, जब आज़ादी की बात की जाती है, स्टार्टिंग में बात की जाए कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर अंग्रेज थे, चाहे 1909 का एक्ट हो, चाहे 1919 का एक्ट हो, उस जितने भी कानून थे उसमें ये प्रोविजन किया जाता था, उन लोगों का ज्यादा से ज्यादा फोकस इस पर रहता था कि जो उनकी काउंसिल है, जो उनका काउंसिल है, जो उनका परिषद है, और उसमें जो है नॉमिनेटेड सदस्य ज्यादा हों, ताकि उनको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किलें ना हों। जिसके ऊपर बाद में बहुत ज्यादा उस पर आंदोलन हुआ था। फिर बाद में 1935 एक्ट में जो स्टेट्स थे, उनको क्या किया गया कि उनको मतलब शासन करने की अनुमति दी गई। उसमें आप लोग इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, या इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ही जो उसके प्रमुख थे उनको चुना जाना था। देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे सेंटर में यदि कोई एक पार्टी है और स्टेट में दूसरी पार्टी है, तो यहाँ पर ये तो फिक्स है कि तनातनी तो चलती रहेगी दोनों के बीच में। जो मानसिक युद्ध होता है वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जो पार्टी की विचारधारा होती है वो अलग होती है। आप देखो, इसका एग्जांपल यही ले सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी वहां पर प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बहुत से स्टेट में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। और जब उसके बाद जब जनता दल की सरकार आई, तो उसने लगातार बहुत सारे कांग्रेस, जो भी कांग्रेस के जो भी शासन
था जिन जिन स्टेट में, उनमें उन्होंने बहुत से सीएम को हटाकर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था जनता दल सरकार के द्वारा। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा आम बात। अभी देखो इसके बारे में ये बताया गया कि जो पांडुचेरी है जिसे पुदुचेरी बोलते हैं अब, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो सीएम थे वी नारायण स्वामी, उनको उन्होंने अपना बहुमत मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसकी वजह से उनको अपना इस्तीफा देना पड़ गया, रिजाइन देना पड़ गया। और देखो जो रिजाइन देने का रूल है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई यदि कोई जो रिजाइन देना होता है, देखो आर्टिकल 190 मतलब 190 ये बताता है कि यदि कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, जब वो रिजाइन करता है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। उसके पीछे ये लगना चाहिए कि जेन्युइन है, ये नहीं कि किसी मतलब कि राजनीतिक से उसका संबंध है। तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इसके पहले उन्हें कुछ कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद ये सरकार मेजोरिटी से हट गई, तो जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो यहाँ पर ये समस्या ये हो जाती है किसी भी यूनियन टेरिटरी में, वहां पर यदि देखो यहाँ पर ये तो समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां पर यदि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं तो जो जनता होती है उनके जो मुद्दे होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। देखो इस पर जो एमसीक्यू है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में अनुच्छेद 239 ए में स्थानीय विधानसभा या मंत्री परिषद या दोनों बनाने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें बताया गया है 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद बनाने का प्रावधान किया गया है। और थर्ड है एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं, उन्हें जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सभी मामलों पर मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होगा। और वर्तमान में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो यहाँ पर जनता का नुकसान कैसे होता है, क्योंकि मान लो भाई यदि कोई स्टेट असेंबली है उसने कोई कानून बनाया, तो यहाँ पर एलजी को यह अधिकार है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके जो भी डिसीजन है उस पे वो मतलब डिसएग्री हो सकता है और उसके डिसीजन को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। प्रेसिडेंट जो होगा वो कैबिनेट की सलाह पर काम करता है ना। तो जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो नियंत्रण होता है यूनियन टेरिटरीज पर वो सेंटर का होता है। जो जनता जो इलेक्ट करती है जिसको भी, उसका उतना ज्यादा रोल रह नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों पर ये डेमोक्रेसी का थोड़ा लचीलापन दिखता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में चारों सही है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ 1962 में जो पुदुचेरी था उसको लाया गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 1963 में एक्ट बनाया गया और जिसमें ये चीजें प्रावधान की गई हैं। मतलब अच्छा यहाँ पे ये भी समस्या, मान लो विधानसभा ने सिर्फ मंत्रिपरिषद बना दी जाए तो उसमें तो और भी ज्यादा समस्या हो सकती है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करना ही होगा फिर तो उतना ज्यादा जो रूल पास करने का जो तरीका है वो समस्या बन सकता है। और देखो जो दिल्ली की बात करें तो 2018 में यहाँ पर आया था, एक डिसीजन आया था जिसमें जो केजरीवाल जी थे यहाँ के सीएम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि उस टाइम पे कुछ विवाद हो रहा था, तो जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फेडरलिज्म एंड इंडियाज ह्यूमन कैपिटल, इस पर एक आर्टिकल है कि जो इंडिया का ह्यूमन कैपिटल है उसके बारे में देखते हैं। देखो ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, मानववाद, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप से आया था। आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूरोप में स्टार्टिंग में जो इंसान थे उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। वहां पर चर्च रोमन वहां पर जो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था आप लोगों ने सुना होगा, एक टॉपिक है, वहां पे उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यदि कोई भी गांव है, यदि कोई भी बोल दे कि यदि इसके ऊपर चुड़ैल है, कोई भी वहां का कोई भी बोल सकता है इसके ऊपर चुड़ैल है, तो वहां के जो राजा के लोग होते थे उसको जिंदा जला देते थे। मानव का उतना ज्यादा कोई अस्तित्व था नहीं। बाद में बहुत से विचारकों ने, मध्य वर्गों ने, उनकी वजह से मानववाद का कॉन्सेप्ट आया जिसमें बताया गया कि मानव एक पूंजी है, मानव का विकास ही किसी भी देश के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि मानव का विकास नहीं होगा तो वह देश जो होगा उतना प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए यूरोप में फिर वैज्ञानिकवाद सोच आने लगी, जिसकी वजह से धर्म पर उतना लोग नहीं सोचते थे। जाते थे संडे जाते थे, अपना कुछ टाइम बिताते थे, लेकिन बाकी टाइम पे वो अपने आप को प्रोग्रेस करने की ओर उन्नत रहते थे।
तो यहाँ पर मानववाद का कॉन्सेप्ट तो देखना ये होगा कि ये जो मानववाद है, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इसमें लेकिन जब इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया के इस टाइम पे क्योंकि देखो भाई, मानववाद में कोई वैज्ञानिक बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, यदि यही सब तो हैं जो आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके ऊपर यदि हम प्रॉपर तरीके से हम ध्यान दें, यदि एजुकेशन पे अच्छे से हम खर्च करें, तो फिर यदि एजुकेशन पे हम यदि अच्छे से खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इंडिया होगा वो प्रोग्रेस बहुत आगे निकल सकता है। तो इसमें लेकिन यदि इंडिया की बात करें तो उतनी अच्छी कंडीशन है नहीं। 2020 में 116वां स्थान है यदि वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो। और देखो, भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 4%, ये पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी देख लो, 4% जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर और ह्यूमन कैपिटल पर, मतलब सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर 1 और 3% खर्च करता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची में से समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थानांतरित कर दिया गया, थर्ड भी सही है। और फोर्थ है 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान को लॉन्च किया। ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को हमें इसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग और भी ज़्यादा डेवलप यहाँ पर कर सकें। तो ये है यहाँ पे आर्टिकल। आज 3 आर्टिकल्स हैं जिनके एमसीक्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बनाए हैं। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये पसंद आए होंगे, और पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।